जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को जितने भी करेंट अफेयर्स बनेंगे उसको आज हम कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। करेंट अफेयर्स के साथ साथ हम रिलेटेड करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके और मैप रीडिंग भी करवाते हैं। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा प्रश्नों को लेकर के आते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। आज 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। हमारा यूट्यूब परिवार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन करता है। पहला क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2026 को भारत के महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सी जयंती मनाई जा रही है? ए 135वीं, बी 130वीं, सी 134वीं, डी 133वीं। इसका सही आंसर है 135वीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 14 अप्रैल 2026 को 135वीं जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनका जन्म स्थान महू जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। वे भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे, कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। उन्होंने सामाजिक समानता और दलित अधिकारों के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रसिद्ध नारा कभी कभी पूछा जाता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हाँ, इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी, इस चीज को आपको याद रखना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी उपलब्धि के लिए 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? 1990 में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देखते हैं। फटाफट लाइक ठोक दीजिए, लाइक ठोकें फटाफट। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल में सिल्वर पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने? ए लक्ष्य सेन, बी एच.एस. प्रणय, सी आयुष शेट्टी, डी दिनेश खन्ना। इसका सही आंसर है आयुष शेट्टी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 भारत के आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल में सिल्वर पदक जीता है। ऐसा करने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो निंगबो चाइना में किया गया था। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 का आयोजन चाइना में किया गया था। और फाइनल में आयुष शेट्टी ने चीनी की खिलाड़ी है सी युकी नाम की चीन की खिलाड़ी को हराया है और उन्होंने पुरुष एकल में सिल्वर जीतने वाले भारत के पहले भारतीय बन गए हैं। ताली बजा दीजिए, याद रखिएगा। इन्होंने 61 वर्ष बाद इस प्रतियोगिता में एकल पदक जीतने वाले भारतीय बने हैं। इससे पहले 1965 में दिनेश खन्ना ने गोल्ड मेडल जीता था इसी प्रतियोगिता में, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में। दिनेश खन्ना ने गोल्ड मेडल जीतने वाले अभी तक एकमात्र भारतीय हैं। और सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो आयुष शेट्टी है। आयुष शेट्टी ने 8 वर्ष की आयु में बैडमिंटन का प्रशिक्षण शुरू कर दिया था और इन्होंने 2023 में आयोजित BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता है। आयुष शेट्टी ने 2025 में US ओपन सुपर 300 खिताब भी जीता है और इनकी रैंकिंग विश्व में टॉप 30 खिलाड़ियों में गिनी जाती है। तो आयुष शेट्टी के बारे में आप इतनी जानकारी जरूर याद रखें। चलिएगा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात आई है खेल खिलाड़ी की। तो हाल ही में 2026 में किस खेल ने कौन सा पदक जीता है या कौन सा इनाम लिया है? चलिए देखते हैं सरसरी निगाह से, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से खेल खिलाड़ी से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। भारत की रेणु सिंह ने 14 फरवरी 2026 को आयोजित
अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन में महिलाओं की 21 किलोमीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया है। ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो आइजोल में आयोजित की गई थी। वही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने मार्च 2026 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब जीता है, हम सभी को पता है। आपको बता दें कि अभी ISSF विश्व कप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक पलाक और मुकेश नेलापल्ली ने जीता अभी हाल ही में। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है भारत की मीनाक्षी हुड्डा ने। वहीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है सुजीत ने। और वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 जो कि बैंकॉक में आयोजित हुई थी, इसमें स्वर्ण पदक जीता है पायल नाग ने। वहीं वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप में स्वर्ण पदक जीता है चंद्रिका पुजारी ने मार्च 2026 में। एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था भारत। तो कुछ खेल खिलाड़ी से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इसको याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में प्रेरणा का दायरा कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? ए गुवाहाटी, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी दिल्ली। इसका सही आंसर है दिल्ली। नई दिल्ली के नेहरू तारामंडल और प्रधानमंत्री संग्रहालय तथा पुस्तकालय में प्रेरणा का दायरा नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। और ये क्यों किया गया था? तो ये डेनिस मतवेव के साथ मानव अंतरिक्ष उड़ान के 65 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य था पूर्ववर्ती सोवियत संघ के यूरी गागरिन द्वारा अंतरिक्ष में पहले मानव मिशन के 65 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मानव मिशन 65 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रेरणा का दायरा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया। हाँ, रूस के अंतरिक्ष यात्री डेनिस मतवेव ने इस कार्यक्रम के दौरान अपने यात्रा को अनुभव को साझा किया और यहाँ पर भारत में आकर के स्कूली बच्चों को अपने अनुभव बताए, क्योंकि उस उड़ान में डेनिस मतवेव भी शामिल थे। और सबसे पहले कदम रखे यूरी गागरिन ने, जो कि सोवियत संघ के मानवयान का हिस्सा थे। यूरी गागरिन, इन्होंने 65 वर्ष पूर्ण किए। 65 वर्ष पूर्ण हो गए मानव मिशन को, इसलिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। और रूस के अंतरिक्ष यात्री डेनिस मतवेव ने अपने अंतरिक्ष उड़ान के 65 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने में जो उपलब्धि उन्होंने हासिल किया था वह बताया। तो नाम याद रखिएगा, इस कार्यक्रम में हिस्सा किसने लिया था? डेनिस मतवेव ने। कहाँ के हैं? तो रूस के हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं। कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली के तारामंडल स्टेडियम में, नेहरू तारामंडल में। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को अवांछित संगठन घोषित किया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकल्प है ए जापान, बी मलेशिया, सी रूस, डी चीन। इसका सही आंसर है रूस। रूस ने अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड। कहाँ की है? अमेरिका की। अब रूस ने इसे अवांछनीय संगठन घोषित कर दिया है। रूस ने 2015 में कानून बनाया था, अवांछनीय संगठन कानून 2015। इससे क्या होगा? तो इससे जो अवांछनीय संगठन अगर घोषित कर दिया है रूस ने, तब वहां से कोई भी डिग्री रूस में मान्य नहीं होगा और इस तरह उस यूनिवर्सिटी से जुड़े व्यक्तियों के ऊपर आपराधिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। अब तक रूस ने 200 से अधिक विदेशी संगठन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, उसमें से अमेरिकी की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल है। अब बात आई है रूस की। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा है रूबल, रूसी रूबल। और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री है मिखलाई मिशुस्तिन। और याद रखिएगा, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यह अपने साथ 16 देशों की सीमा के साथ साझा करता है। रूस के साथ कितने देशों की सीमा साझा होती है? 16 देशों की। रूस को आप देख सकते हैं यूरोप, कजाकिस्तान, मंगोलिया, एशिया के साथ जापान, इस प्रकार से 16 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है रूस। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ए अमेरिका, बी रूस, सी नेपाल, डी जापान। इसका सही आंसर है अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है सिएटल, और सिएटल में ही स्वामी विवेकानंद की पहली जीवन आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह पूरी तरीका से कांस्य प्रतिमा है, कांसे से बनी हुई प्रतिमा है। और किस शहर में बनी है? तो सिएटल शहर में बनी है, जहाँ का एक सार्वजनिक स्थान है वेस्ट लेक स्क्वायर। इस स्थान पर वेस्ट लेक स्क्वायर, जो कि सिएटल शहर में स्थित है, अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। और यह प्रतिमा अमेरिका में पहली ऐसी प्रतिमा है जिसे किसी शहर प्रशासन द्वारा आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया है। हाँ, इस मूर्ति की एक विशेषता है कि यह भारत के मूर्तिकार नरेश कुमार कुमावत द्वारा निर्मित है। इस मूर्ति का अनावरण कब किया जाएगा? तो याद रखिएगा 11 अप्रैल 2026 को इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। और इसमें उस शहर के मेयर कीटी विल्सन और भारत के वाणिज्य दूत प्रकाश गुप्ता संयुक्त रूप से इसका अनावरण करेंगे। और याद रखिएगा, यह प्रतिमा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात ICCR द्वारा भेंट की गई है। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था। और यहाँ पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की बात आई है तो इसे शॉर्टकट में ICCR कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, IMP लगा दीजिए। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? A कैलाश खेर, B कैलाश सत्यार्थी, C अमिताभ बच्चन, D मलाला यूसुफजई। इसका सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। ये फोटो में आप देख सकते हैं, इन्हें कौन नहीं जानता। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी, याद रखिएगा। और इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। और यह घोषणा किसने किया? तो पद्मश्री पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने दीनानाथ मंगेशकर की 84वीं पुण्यतिथि पर यह घोषणा की है। किसने घोषणा किया? तो पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने। और किसकी पुण्यतिथि पर? तो दीनानाथ मंगेशकर की 84वीं पुण्यतिथि पर यह घोषणा किया है। याद रखिएगा, यह जो पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026, यह 5वां पुरस्कार है। ठीक है, और इसे कौन जारी करता है? तो इसे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट जारी करता है। इसका उद्देश्य क्या है? जो कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत अर्थात लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर होगा 2022 में। अभी तक इसके पहले 4 लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था 2022 में। दूसरा 2023 में आशा भोसले को दिया गया। 2024 में अमिताभ बच्चन जी को दिया गया। 2025 में कुमार मंगलम बिरला उद्योगपति को दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए कि नोबेल शांति पुरस्कार जो विजेता कैलाश सत्यार्थी है, उनके साथ एक और महिला को पुरस्कार दिया गया था, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? A श्रीलंका, B म्यांमार, C मॉरिशस, D इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है मॉरिशस। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 10 से 12 अप्रैल को मॉरिशस में आयोजित किया गया। और इसका मुख्य विषय क्या है? तो कलेक्टिव स्टेटवर्डशिप फॉर इंडियन ओकेशन गवर्नेंस, इसका थीम रखा गया, विषय रखा गया। इसमें भाग किसने लिया 9वां हिंद महासागर सम्मेलन में? तो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उन्होंने भाग लिया है। इस बार 9वां हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ, इसमें मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की गई? तो आपको बता दें, होमरूट जलडमरू मध्य संकट के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के साथ साथ होमरूट जलडमरू मध्य में जो संकट है उसको दूर करना और स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना।
अब बात आई है हिंद महासागर सम्मेलन में, तो इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं और हिंद महासागर के तट में है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ओमान। और हिंद महासागर के बीच में अर्थात द्वीप के रूप में स्थित जो देश हैं वो है मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका, मालदीव। और चारों ओर भूभाग से घिरे जो देश है वो है नेपाल और भूटान। इसमें साझेदार जो देश शामिल होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी शामिल होते हैं। जर्मन की जगह जर्मनी कर लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए आयोजित दूसरा एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट अर्थात IADA-2 कब सफलतापूर्वक किया गया? विकल्प ए 5 अप्रैल 2026, बी 10 अप्रैल 2026, सी 15 अप्रैल 2026, डी 20 अप्रैल 2026। इसका सही आंसर है 10 अप्रैल 2026। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा और इसे इसरो के द्वारा जारी किया जाएगा। गगनयान के लिए दूसरा एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट, क्योंकि गगनयान जब ऊपर भेजा जाएगा तो बहुत सारे टेस्ट किए जा रहे हैं, किस प्रकार से लैंड होगा, किस प्रकार से मानव को भेजा जाएगा, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप टेस्ट किए जा रहे हैं। उसमें से यह दूसरा टेस्ट था एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट। 10 अप्रैल 2026 को किया गया और कहाँ से किया गया? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित किया गया। और इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सिस्टम की जांच, यानी जब मिसाइल जाएगी, जब विमान जाएगा तो वह किस प्रकार से कक्षा पर स्थापित होगा, पैराशूट कैसे खुलेंगे, ये सब सिस्टम की जांच के लिए टेस्ट किया गया था। हाँ, याद रखिएगा इस प्रशिक्षण में भारत के वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया। इस क्रू जो मॉड्यूल का वजन था 5.7 टन था। मॉड्यूल को 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया और बंगाल की खाड़ी में उतारा गया। ठीक है, तो इसका सुरक्षित लैंडिंग प्रणाली को सत्यापित करने का एक टेस्ट था कि जब लैंड होगा विमान तो किस प्रकार से लैंडिंग होगी। यह टेस्ट किया गया। कहाँ किया गया? तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर के सैन्य अभ्यास दुस्तलिक में भाग ले रहा है? ए उज्बेकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी तजाकिस्तान और डी किर्गिस्तान। इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। हमारा देश भारत उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर के दुस्तलिक नामक युद्ध अभ्यास करता है। ये भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास है और अभी 2026 में अभ्यास दुस्तलिक का यह 7वां संस्करण है। और यह कब आयोजित किया जाएगा? तो 12 से 25 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? तो उज्बेकिस्तान में। और इसमें 60 सदस्य भारतीय दल शामिल हैं, जिसमें 45 थल सेना के और 15 वायुसेना के दल शामिल हैं। और यह एक वार्षिक अभ्यास है, हर साल आयोजित किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अभी जो आयोजित किया गया 2026 का दुस्तिल युद्ध अभ्यास कहाँ किया गया? तो गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया, नामगन उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, इसको याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान के साथ हम दुस्तलिक युद्ध अभ्यास करते हैं। अब बात आई है युद्ध अभ्यास की, तो हम किस देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं? चलिए एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि चीज़ों को रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। हम सूर्य किरण युद्ध अभ्यास करते हैं नेपाल के साथ, भारत नेपाल के बीच। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत, और संप्रीति बांग्लादेश और भारत। नोमेटिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत। दुस्तलिक तो बताया उज्बेकिस्तान के साथ। हम किर्गिस्तान के साथ करते हैं खंजर युद्ध अभ्यास, जो हाल ही में संपन्न हो रहा है। और हम थाईलैंड के साथ करते हैं मैत्री युद्ध अभ्यास। मालदीव और भारत के बीच में होता है एक्वेरियन युद्ध अभ्यास। इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है गरुड़ शक्ति। सिंगापुर और भारत के बीच में होता है सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास। ओमान और भारत के बीच में होता है अल नगा युद्ध अभ्यास। और हम कजाकिस्तान के साथ जो युद्ध अभ्यास करते हैं वो है काजइंड और प्रबल दोस्तिक।
प्रबल दोस्ती और काचकिन नामक युद्ध अभ्यास हम कजाकिस्तान के साथ करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की किस कोयला खदान से पहली कोयला रेल कोराडी थर्मल पावर स्टेशन पहुंची? ए हसदेव सेक्टर 1, 2 गारे पालमा सेक्टर 2, सी तलचर ब्लॉक 3, डी मंड रायगढ़ खदान। इसका सही आंसर है गारे पालमा सेक्टर 2। हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, इसकी खदान चल रही है कहाँ पर? गारे पालमा सेक्टर 2 में। और ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, ये गारे पालमा सेक्टर 2 छत्तीसगढ़ के रायगढ़ तहसील में स्थित है, तमनार नामक स्थान पर। और उसने वहाँ से कोयला आया है, तमनार से कोयला आया है। कहाँ पर आया है? तो ये कोयला आया है कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन में। और कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में नागपुर जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में कोराड़ी नामक स्थान पर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। याद रखिएगा, इस खदान ने 8 वर्ष पहले अपना कार्य शुरू किया था। इसकी पहली खेप पहुंची है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने खदान से कोयला उत्पादन शुरू कर दिया है। इसको हरी झंडी किसने दिखाया? औपचारिक शुरुआत इसकी स्वागत किया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। और इस खदान से लगभग अभी 77 से 80 साल तक इससे कंटिन्यू खुदाई की जाएगी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, याद रखिएगा। ये गारे पालमा सेक्टर 2 खदान छत्तीसगढ़ में है, रायगढ़ जिले में तमनार नामक स्थान में। और जो कहाँ पर पहुंचा है कोयला इसका? कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन। ये कहाँ पर है? नागपुर में। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी कोच्चि। इसका सही आंसर है दिल्ली। भारतीय नौसेना ने 14 से 15 अप्रैल 2026 तक नई दिल्ली में नौसेना भवन में अपने द्विवार्षिकी कमांडर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन किया। पहला संस्करण है, इसके बाद हर 2 साल में यह संस्करण होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कमांडर सम्मेलन का? तो यह उद्देश्य है भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए नौ सैनिकों की तैयारियों का आकलन करना। क्योंकि अभी पश्चिम एशिया में बहुत ज़्यादा तनाव जारी है, उसको देखते हुए अब भारतीय नौसेना हर 2 वर्ष में कमांडर सम्मेलन का आयोजन करेगी। पहला कहाँ पर हुआ? तो दिल्ली में। कब से कब तक? 14 से 16 अप्रैल 2026। चलिए, हाँ, यहाँ पर एक ये ब्लू वाटर नौसेना है जो वैश्विक स्तर पर दूरदराज समुद्री क्षेत्रों में संचालन करने में सक्षम है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिक्किम में सिक्किम सुंदरी सामुदायिक रेडियो की शुरुआत किसने की? ए भारतीय सेना, बी सिक्किम राज्य की राज्य सरकार, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसका सही आंसर है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने सिक्किम सुंदरी नामक एक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जारी किया है, शुरू किया है। कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में शुरू किया गया है, जो कि भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है और त्रिशक्ति कोर द्वारा शुरू किया है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सामुदायिक रेडियो स्टेशन का कि दूर दराज इलाकों में सूचना और प्रसारण को प्रभावी बनाना। अब बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम को मैप में आप देख सकते हैं भारत में इसकी स्थिति कहाँ पर है। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, जिसे PS गोले भी कहा जाता है। और सिक्किम के राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम पश्चिम में नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है, ये आप देख सकते हैं, नेपाल के साथ अपनी पश्चिमी सीमा बनाता है। उत्तर पूर्व में चीन है, ये देखो चीन, तिब्बत, और दक्षिण पूर्व में भूटान है। दक्षिण पूर्व में ये भूटान है और दक्षिण पश्चिम में भारत है। दक्षिण पश्चिम में क्या है? भारत का पश्चिम बंगाल राज्य। दक्षिण पश्चिम में भारत का पश्चिम बंगाल राज्य अपनी सीमा
बनाता है। तो राज्य किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ, और बाकी नेपाल, चीन, भूटान से घिरा हुआ है यह देश सिक्किम। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार पर चीन के नाम बदलने के प्रयास को भारत ने खारिज कर दिया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी मिजोरम। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के कई सारे नामों देखो चीन क्या करता है, बहुत सारे नाम बदल देता है, धीरे धीरे उसको अपने आप में मिलाने की कोशिश करता है। चीन ने इस बार भी कोशिश किया कि अरुणाचल प्रदेश के आंतरिक भागों के नाम बदल दिया जाए और उनको हथिया लिया जाए, लेकिन भारत ने इसकी कोशिश को नाकाम कर दिया है। चीन अभी भी अरुणाचल प्रदेश को जांगनांग के नाम से या दक्षिण तिब्बत के नाम से पुकारता है। ये नाम याद रखिएगा। हाँ, भारत चीन विवाद सीमा सेक्टर पूर्वी, पश्चिम और मध्य में फैला हुआ है, और विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की एक नीति है कार्टोग्राफिक रणनीति। चीन अपनी कार्टोग्राफिक रणनीति में सबसे पहले किसी भी देश के पास के अपने सीमा स्थित राज्यों के या इस स्थान का नाम बदल देता है और उसे अपने में मिलाने का प्रयास करता है। तो उस नीति का नाम है कार्टोग्राफिक रणनीति। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सियाचिन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ए 11 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 13 अप्रैल, डी 14 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 13 अप्रैल। सियाचिन दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 13 अप्रैल 1984 के दिन हमारी भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत क्या था? यह था दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर यह अभियान चलाया था, और 1984 को इसी दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया था और भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था। अब इस सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहाँ लड़ाई की गई थी 13 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान के खिलाफ, और उन्हीं की याद में सियाचिन दिवस मनाया जाता है। सियाचिन की वास्तविक स्थिति आप ये देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न ISSF वर्ल्ड कप में भारत कौन से स्थान पर रहा? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही आंसर है तीसरा। भारत ने स्पेन के ग्रेनडा में अपना इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का वर्ल्ड कप फाइनल पिस्टल अभियान में एक गोल्ड मेडल के साथ समाप्त किया। और यह गोल्ड मेडल किसने दिलाया है भैया? तो 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में एक जोड़ी मुकेश नेलापल्ली और पलक ने गोल्ड मेडल दिलाया है। और इस प्रतियोगिता में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। चीन 8 गोल्ड के साथ प्रथम स्थान पर है और हमारा देश भारत तीसरे स्थान पर है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के महान एक्टर जॉन नोलन का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित हैं? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी जापान, डी चीन। इसका सही आंसर है ब्रिटेन। 11 अप्रैल को मशहूर ब्रिटिश एक्टर जॉन नोलन का निधन हो गया। वे 87 साल के थे और जॉन ने 2005 में आई बैटमैन बिगिंस और पर्सन ऑफ द इंटरेस्ट जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। इनकी सबसे मशहूर फिल्म थी 2012 में आई द डार्क नाइट राइजेस। और याद रखिएगा जो जॉन नोलन है वो ड्रामा सेंटर से ग्रेजुएट है, लंदन के ड्रामा सेंटर से ग्रेजुएट है। चलिए चित्र में आप ये हॉलीवुड फिल्मों में कई बार इन्हें देखे होंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाज्मा पर नगद भुगतान समाप्त कर केवल फास्टैग और UPI से भुगतान करने की नई सुविधा किस उद्देश्य से लागू की जा रही है?
ए टोल पर दर बढ़ने के लिए, बी ट्रैफिक जाम कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, सी नए टोल प्लाज्मा बनाने के लिए, डी निजी कंपनियों को लाभ देने के लिए। इसका सही आंसर है बी ट्रैफिक जाम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल वसूली को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है और अब आप फास्टैग और यूपीआई के माध्यम से ही इसका भुगतान कर सकते हैं। ये कब से लागू होगा? तो 11 अप्रैल 2026 से यह नियम लागू होगा सभी टोल प्लाज्मा पर। चलिए अगला, भारत अब दुनिया में पेटेंट फाइल करने वाला कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश बन गया है? ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी छठवा। इसका सही आंसर है छठवा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में पेटेंट आवेदनों की संख्या 30.2% हो गई है और यह बढ़कर 1,43,729 के रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। अब भारत दुनिया में पेटेंट फाइल करने वाला छठा सबसे बड़ा देश बन गया है और सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल की है तमिलनाडु ने, उसके बाद कर्नाटक ने, उसके बाद महाराष्ट्र ने। अब ये किसके तहत किया जाता है? तो पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब कोई प्रस्तुतकर्ता होता है और उसके पास कोई नई चीज़ खोजी गई है, अब उसके लिए पेटेंट बना लेता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको 20 वर्षों तक अपने उत्पादित करने, उपयोग करने और बेचने की अनुमति दे देता है। वह उसी व्यक्ति का पेटेंट हो जाता है या उस कंपनी का पेटेंट हो जाता है। वह 20 वर्ष तक उसको उत्पादन कर सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है। तो ये पेटेंट कहलाता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान कौन बने? ए अमन सरावत, बी सुजीत कलकल, सी अभिनव मंडवाल, डी बजरंग पुनिया। इसका सही आंसर है सुजीत कलकल। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किर्गिस्तान में हो रहा है, किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में, और भारत के सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और उन्होंने किसको हराया है? तो उज्बेकिस्तान के उमिद जोन जलालोन को 8-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले सुजीत ने 2019 के बाद इस वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। 2019 में यह स्वर्ण पदक बजरंग पुनिया ने जीता था, याद रखिएगा। हाँ, सुजीत कलकल ने वर्ष 2026 का लगातार तीसरा गोल्ड मेडल है, याद रखना। इस साल उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। और इसी में अभिनव मंडवाल ने 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है इसी प्रतियोगिता में। और इसी प्रतियोगिता, हाँ, अभिमन्यु ने फाइनल में मंगोलिया के टामोर ओचिरिन तुलगा को हराया था 5-3 से। तो इन्होंने भी, अभिनव मंडवाल ने भी फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। इसकी कैटेगरी अलग अलग होती है, वजन के हिसाब से कैटेगरी डिसाइड होती है। तो 65 किलोग्राम वर्ग में सुजीत कलकल ने और 70 किलोग्राम वर्ग में अभिनव मंडवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। अब इस कुल प्रतियोगिता में भारत के कुल कितने पदक आए हैं? 14 पदक आए। भारत ने 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। चलिए, हाँ, अब अगर बात करें टीम रैंकिंग की, तो भारत ने इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ईरान ने 178 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है और भारत ने इस प्रतियोगिता में 162 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है और तीसरे स्थान पर है जापान। चलिएगा, आज का करेंट अफेयर्स का सफ़र यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।